नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील चतुर्वेदी और आज मेरे साथ जो शिक्षा क्षेत्र की बड़ी हस्ती मौजूद हैं वे हैं भुज विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनको शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने का एक लंबा अनुभव है, डॉक्टर जयंत सोनवलकर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में आए उससे पहले लंबा समय आपने पत्रकारिता में गुजारा, खेलों में आपका समय रहा और उसके बाद शिक्षा में कैसे आना हुआ? जी, मेरा बचपन बहुत अलग अलग जगह मध्य प्रदेश में बीता है, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे जॉब में थे, शासकीय जॉब में थे, तो हर 3 साल में उनका ट्रांसफर होता रहता था। तो मैंने बहुत छोटी छोटी जगह में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है, जैसे शहडोल, रायगढ़, होशंगाबाद, जहाँ बहुत प्राइमरी स्कूल्स होते थे। और फिर मुझे जबलपुर में रहने का मौका मिला, जहां से मुझे खेलों के प्रति रुचि जागृत हुई। और उस समय के सबसे अच्छे स्कूल, जो मॉडल हाई स्कूल के नाम से जबलपुर में जाना जाता है, मैं उसका विद्यार्थी 6वीं, 7वीं और 8वीं में रहा। उसके बाद फिर हम लोग और जगह ट्रांसफर होकर सतना चले गए, फिर होशंगाबाद दोबारा चले गए और फिर इंदौर में मैं सेटल हुआ। तो इस दौरान मुझे बहुत से मौके मिले खेलने के भी और अपने आप को ग्रो करने के। बहुत जगह रहने का फायदा ये हुआ कि लोगों से इंटरेक्शन करने की बात जो थी, या नई जगह अपने आप को स्थापित करने की बात बहुत जल्दी, समाज से एडजस्टमेंट करने की बात बहुत जल्दी आ गई। और वो करते करते फिर जब मेरा सिलेक्शन स्टेट सर्विसेज में हो गया था, तो फिर उसी समय कुछ ऐसी बात हुई कि मुझे शिक्षा में आना पड़ा। हालांकि मैंने स्टेट सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, लेकिन 2 माह बाद फिर मैंने कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई घर की कि जिसके कारण मुझे वापस इंदौर ही शिफ्ट होना पड़ा। और इंदौर शिफ्ट होने के लिए फिर मैं ऐसी जगह तलाश कर रहा था कि मैं परमानेंट जॉब कैसे लूं। इसके पहले 5 साल लगातार मैं अखबार से जुड़ा रहा, जिसमें फ्री प्रेस और नई दुनिया का नाम मुख्य है। अखबार में फ्री प्रेस में तो मैंने 1 ही साल काम किया, लेकिन 5 साल मैंने नई दुनिया में बिताए और उसके चलते भी मैंने काफी अनुभव लिए और साथ ही साथ रिपोर्टिंग भी मैं करता रहा। और मेन मेरा एरिया मार्केटिंग है, लेकिन मैं रिपोर्टिंग भी करता रहा। और रिपोर्टिंग करने के बाद जब ऐसा मौका आया कि परमानेंट जॉब की जरूरत पड़ी, तो बजाय अखबार भी उस समय परमानेंट जॉब ही थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनुभव रहे या कुछ ऐसा काम रहा कि जिसके कारण मुझे परमानेंट जॉब ऐसी ही लेनी थी जिसमें स्टेशनरी मैं रह सकूं और फिर भी ग्रोथ भी होती रहे। तो वैसा जॉब एक टीचिंग के लिए, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम में MBA कर लिया था अपने 2 मास्टर्स करने के बाद। मेरा पहला मास्टर्स हिस्ट्री में है, दूसरा मास्टर्स सोशल वर्क में दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और तीसरा मास्टर्स मैंने अखबार में काम करते करते, नई दुनिया में काम करते करते मैनेजमेंट में किया, मैंने MBA किया। तो उसके बाद फिर मैंने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ही लेक्चरशिप के लिए आवेदन किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। इस तरह से मैं टीचिंग में आया। शिक्षा के दौरान आपने बताया कि अलग अलग जगह, छोटी जगहों पर भी आप रहे, उसके बाद जबलपुर में एक अच्छे विद्यालय, दोनों तरह के आपको अनुभव हुए। तो क्या उस दौरान जब आपने डाउन टू अर्थ जो परिवार होते हैं उनके बच्चों को स्कूल आते देखा, फिर बड़े, तो इसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ा और शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद आपने किस प्रकार उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया उन लोगों के लिए भी? ये एक बहुत अच्छी सीख थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, प्री प्राइमरी में, तो उन शासकीय विद्यालयों में टाट पट्टियां भी नहीं होती थी। हमें घर से अपना बोरा लेके जाना पड़ता था और अपने बोरे पे, अपनी बोरी के टुकड़े पे हमें बैठना पड़ता था। तो इस तरीके से उनके बारे में अनुभव भी था और उनके साथ इंटरेक्शन भी लगातार बना रहा। तो जब मैं टीचिंग में आया तो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय देवी अल्लाह विश्वविद्यालय, उसमें मुझे अवसर मिला और उसमें भी सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यानी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो हमारे अमूमन उस समय बहुत अच्छे घरों के लोग ही आया करते थे और मैनेजमेंट में वही लोग जाते थे जिनके घरों में बिजनेस हुआ करता था शुरुआत में। तो उनके साथ काम करने का अवसर तो मिला ही, लेकिन तब गरीब घर के बच्चे या सामान्य परिवार के बच्चे मैनेजमेंट में नहीं आते थे। बाद में जब उसका विकास हुआ, ग्रोथ हुई, तो उस ग्रोथ के कारण
सब तरह के बच्चे हमारे मैनेजमेंट में आने लगे और मैंने लगातार अपना प्रयास ये रखा कि मैं उन बच्चों के साथ ज्यादा काम कर सकूं जो ऐसे परिवारों से नहीं है कि जिन्हें सब सुविधाएं मिलती हैं। तो ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देना, टीचिंग देना और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, यही मेरा मकसद रहा। और इस तरीके से उन बच्चों के प्रति मेरी भावना बड़ी नजदीक की रही और उन बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से विकसित करने का प्रयास किया। खेल का आपके क्षेत्र पर, आपके जीवन में क्या प्रभाव? आप खुद टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे, सेंट्रल जोन तक खेले। जी। इसका कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ा? खेल तो सभी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। मैंने एक तरफ टेबल टेनिस तो खेला ही, साथ ही मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फुटबॉल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉन टेनिस भी खेला। और लॉन टेनिस तो बाद के वर्षों में मैं बहुत साल तक, 10-12 साल तक खेलता रहा। लेकिन खेल इसलिए जरूरी है जिंदगी में कि सबको खेल भावना से प्रेरित होना चाहिए। खेल जो चीज सिखाता है वो जीत हार को सहज स्वीकार करने की चीज सिखाता है। अन्यथा क्या होता है, जो आजकल के जीवन में बच्चे प्रोटेक्टेड, ओवर प्रोटेक्टेड बच्चे बड़े होते हैं, तो वो जीवन में जब जाते हैं और दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो बच्चे कई बार हार को स्वीकार नहीं कर पाते। और मैंने बहुत से बच्चों को अपनी लीग से हटते हुए देखा है, क्योंकि उन्हें 10वीं, 11वीं, 12वीं में या कॉलेज के पहले दिनों में, शुरुआती दिनों में, यानी यंग एज में, बिल्कुल यंग एज में उन्हें हार सहने की आदत नहीं होती। और जब उन्हें हार मिलती है तो उनका जीवन अपनी ट्रैक से हट जाता है। और इसलिए जीवन को सफल जीने के लिए ये खेल सीखना बहुत जरूरी है। और जब खेल में आपको जीतने और हारने की दोनों की प्रैक्टिस हो जाती है, तभी आप खेल को आगे बढ़ा पाते हैं। हाल फिलहाल अभी नई शिक्षा नीति आई है। आप गुरुजन हैं, विद्वान हैं, इस पर ज्यादा आपने चिंतन किया होगा, मनन किया होगा। आप नई पीढ़ी को और आम लोगों को, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या है नई शिक्षा नीति और इसके क्या गुण दोष? जी जरूर। भारत में आपको याद होगा कि भारत को पूरे दुनिया में केवल शिक्षा के लिए ही जाना जाता था। जितने विदेशी यात्री भारत में आए, चाहे वो दूसरी सदी में हो, चाहे तीसरी सदी ईसा पूर्व हो, चाहे 5वीं सदी ईसा के बाद हो, सारे लोग भारत में केवल शिक्षा जानने के लिए आते थे। भारत के बारे में पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध था कि भारत के लोग 200 साल तक जीते हैं। पूरे विश्व को यह आश्चर्य होता था, विश्व की सभी सभ्यताओं को, कि भारत के लोग 100 साल से अधिक क्यों जीते हैं। इसका सीक्रेट जानने के लिए लोग भारत आते थे और तब उन्हें लगता था कि भारत में बहुत अधिक व्यवसाय भी होता है, भारत बहुत उन्नत देश है। और आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा, और ये वास्तविकता है, कि जब आधुनिक समय में अभी विश्व बैंक ने पूरे विश्व की आर्थिक इतिहास लिखने का प्रयास किया, तो क्राइस्ट ईसा शुरू होने से और 1500 ईस्वी तक पूरे भारत का विश्व में जीडीपी में 80% हिस्सा होता था। 1500 तक। 1500 के बाद ही दूसरे देशों का जीडीपी में हिस्सा होना शुरू हुआ, और उसके पहले का जो भी जीडीपी था उसमें केवल भारत का कंट्रीब्यूशन होता था। तो ऐसे समय में जब भारत इतना उन्नत देश था, तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा नीति भी सबसे उन्नत थी, और इसी कारण से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। वो शिक्षा नीति हमारे यहाँ विदेशी आने के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तित हुई, और खास तौर पर अंग्रेजों के आने के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तित हुई। और जिनका हम सबसे ज्यादा नाम सुनते हैं, 1832 में लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा नीति को बदलने के लिए एक पत्र अपने अधिकारियों को लंदन में लिखा, और उन्होंने कहा कि यदि हमें भारत पर राज करना है अधिक दिनों तक, तो हमें सबसे पहले यहाँ की शिक्षा बदलनी होगी। और शिक्षा बदलने के लिए हमें ऐसे लोग तैयार करना पड़ेंगे जो भारत से कम और अंग्रेजी और अंग्रेजियत से ज्यादा प्यार करें। और उसी का परिणाम आधुनिक शिक्षा नीति थी, जिसमें निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद 3 मेजर चेंजेस हुए, लेकिन उसमें वो बात नहीं आ पाई जो आधुनिक शिक्षा नीति में आई है। जो जुलाई 2020 की शिक्षा नीति है,
इसकी तैयारी पिछले 4-5 सालों से चल रही थी और ये दुनिया का ऐसी पहली नीति है, अकेली शिक्षा नीति नहीं, किसी भी विषय से संबंधित दुनिया की ऐसी पहली नीति है जिसको बनाने के लिए 2 लाख सुझावों पर गौर किया गया। किसी भी नीति को बनाने के लिए विश्व में 2 लाख सुझाव नहीं आए और 2 लाख सुझाव भारत में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर, जिला स्तर से लेकर, महाविद्यालय स्तर से लेकर, स्कूल शिक्षा के लेवल से लेकर और मेडिकल एजुकेशन से लेकर, इंजीनियरिंग एजुकेशन से लेकर, लीगल एजुकेशन से लेकर सारे एजुकेशन के एस्पेक्ट पे इसमें मंथन हुआ और इस मंथन को आने के बाद लगातार 4 वर्षों की मेहनत के बाद इसका ड्राफ्ट तो खैर 2 साल ही आने के बाद 2 साल चला, लेकिन ड्राफ्ट बनाने से लेकर 2 लाख सुझावों के बाद जब जुलाई 2020 को ये शिक्षा नीति आई तो निश्चित रूप से ऐसी शिक्षा नीति थी कि पुरानी सारी शिक्षा नीतियों और 1832 की लॉर्ड मैकाले की नीति को बहुत पीछे छोड़ते हुए पुनः भारत के गर्व को प्राप्त कराने का प्रयास करने की दिशा में पहली शिक्षा नीति। सर, तो इसका इस वक्त भारत का युवा रोजगार से की कमी से जूझ रहा है, इस शिक्षा नीति का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारे सभी बड़े चिंतकों ने ये कहा है, चाहे स्वामी विवेकानंद की चर्चा करें या उसके बाद की नेताओं की, दार्शनिकों की, किसी की भी बात करें, सबने ये विचार किया जब देश के बारे में विचार करते रहे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर तो बना सके, साथ ही उसका स्वयं का विकास कर सके, उसके परिवार का विकास करे और समाज का विकास कर सके। तो ऐसी शिक्षा नीति पिछले दिनों की शिक्षा नीति जो 1832 से और 2020 तक हमारे पास थी, वो निश्चित रूप से नहीं थी और उस शिक्षा नीति से हम लोग अधिकांशतया शिक्षित बेरोजगारी पैदा कर रहे थे और कम से कम ऐसे लोग तो निश्चित पैदा कर रहे थे जो अपने समाज के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं थे। आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में पढ़ते थे या आप बचपन में थे तो गुरुजनों का कितना सम्मान था। बाहर कभी सड़क पे भी गुरुजन मिल जाते थे तो हम लोग निसंकोच उनके पैर पड़ लेते थे, चाहे बाजार हो, चाहे सड़क हो या कोई भी जगह हो, और हमें गर्व महसूस होता था कि गुरुजी से मिल पाए और उनके आशीर्वाद ले पाए। पिछले कुछ 50 सालों में ये हुआ कि गुरुजनों का सम्मान कम हुआ। शिक्षा में विभिन्न कारणों से स्तर में कमी आई और शिक्षा भी, जैसे कि समाज में बाजारवाद आ गया तो बाजार से लिंक हो गई, क्योंकि समाज में सारी चीजें बाजार से लिंक हो गई, चाहे वो उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो या कुछ भी चीज हो, तो इस तरीके से हो गई। तो इन सबको बदलने के लिए इस शिक्षा नीति की बहुत ज्यादा इस नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं का क्या महत्व रह जाएगा या क्या इससे लाभ होंगे? देखिए, बोर्ड परीक्षाओं का अर्थ यह है कि एक माइलस्टोन, तो किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में एक माइलस्टोन तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो बोर्ड की परीक्षाओं को सब कुछ मान के चलते हैं कि यदि उसमें हमारे नंबर अच्छे नहीं आए तो हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया या हम असफल हो गए, ऐसी कोई बात इस शिक्षा नीति में नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसमें 6वीं से उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी और 10th 12th तक आते आते व्यक्ति अपना प्रोफेशन में रहेगा। तो वो अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि नंबर कितने आ रहे हैं, अब ये महत्वपूर्ण है कि आप जीवन को जीने की कला कैसे सीख रहे हैं। तो जो बहुत से विद्यार्थी कम नंबर आने के बाद आत्मघाती कदम उठाते हैं, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी और ऐसे विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आप में हुनर है तो आपके नंबर कम हो या ज्यादा हो, आपको किसी से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है और आप जीवन में निश्चित सफल होंगे। सर, हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थान और रिसर्च फाउंडेशन का क्या महत्व हो? अब देखिए, आज भी ऐसी स्थिति, आप यदि मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लिया, देश के किसी भी प्रदेश का उदाहरण ले लें, तो ऐसे हर जिले में बहु विषयक शिक्षा नहीं मिलती। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यही इस शिक्षा नीति का फोकस है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का अर्थ यह है कि बच्चे को, विद्यार्थी को यदि साइंस के साथ साथ आर्ट्स का एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो पढ़ने का भी मौका मिले, और यदि उसे संगीत सीखना है तो उसका भी मौका मिले, या बचपन से वो खेल में जाना चाहता है तो खेल का भी मौका मिले।
तो वो यदि खेल को अपना कैरियर बनाना चाहता है, और जिस हिसाब से हम लोगों ने इस टोक्यो ओलंपिक में और अब पैरा ओलंपिक में परफॉर्म किया है, तो भारत के युवाओं में एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। इसलिए हर जिले में यदि एक बहुविषयक विद्यालय बन जाएगा, महाविद्यालय बन जाएगा, तो उसे अपने जीवन में हर तरह का विषय सीखने का अवसर मिलेगा, और यह अवसर ही उसके सर्वांगीण विकास का अवसर होगा। सर, कला, संगीत, खेल, योग, ये सब नए पाठ्यक्रम में आ रहे हैं, इसका लाभ होगा समाज? इसका लाभ यही होगा जो मैंने अभी बताया कि मुझे जिस क्षेत्र में जाने की इच्छा है, आज यदि माता पिता कहते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है, भले उसकी इच्छा फोटोग्राफी करने की हो, या आर्टिस्ट बनने की हो, या कला में बनने की हो। अभी तक संगीत को उसके साथ साथ सीखने वाला माध्यम माना जाता है। बहुत कम लोग हैं जो संगीत में अपना कैरियर बना पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो फाइन आर्ट्स में अपना कैरियर बना पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बना पाते हैं। अब आप इंजीनियरिंग के साथ साथ इन सारी कलाओं को भी परस्यू कर पाएंगे और अपना कैरियर उनमें भी बना पाएंगे। सर, तमाम जगह से आपने, फिर आप पर आता हूं, तमाम जगह से आपने शिक्षा ली, 36 वर्षों से आप समाज को शिक्षा दे रहे हैं। सब कुल टोटल मिला के आप अपने इस जीवन से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, शिक्षक का जीवन तो निश्चित रूप से संतुष्टि का ही जीवन है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपने विद्यार्थियों में कोई नई अलख जगाई है और उसके कारण आपका विद्यार्थी आज राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पा रहा है, तो शिक्षक के जीवन का वह दिन स्वर्णिम दिन होता है, वह जानकारी स्वर्णिम जानकारी होती है। और पेरेंट्स की तरह ही जैसे हर पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र या पुत्री उससे आगे निकलना चाहिए, ऐसे शिक्षक ही पिता के बाद या माता के बाद शिक्षक ही एकमात्र व्यक्ति है पूरे समाज में जो ये चाहता है कि उसका विद्यार्थी उससे आगे निकलना चाहिए। तो मैं अपने जीवन को काफी संतुष्ट अनुभव करता हूं। जो मैंने 36 सालों में कम से कम 10,000 विद्यार्थियों को सीधे तौर पर पढ़ाया है और कम से कम 8,000 लोगों को मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है, तो उससे मुझे बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का जीवन निश्चित रूप से काफी सफल रहा है, लेकिन अभी ऐसा और लगने लगा है कि अभी बहुत समय बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। एक प्रतिक्रिया बहुत जल्द दें, कोई एक ऐसी घटना जिससे आपको लगा हो जीवन में शिक्षक बन के मैंने सबसे अच्छा कार्य किया। एक घटना को याद करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं एक बार 1990 से लगातार विदेश जा रहा हूं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट में जब हम लोग सब तरफ देख रहे थे कि नई नई जगह है, कैसी जगह है, उतरे थे और उस समय आपको आवाज आती है कि सर नमस्कार, और एक विद्यार्थी आके आपके पैर पड़ लेता है, तो आपको आश्चर्य होता है कि सैन फ्रांसिस्को में मुझे कौन पहचान रहा है। तब वो बोलता है कि साहब आज से 20 साल पहले मैं आपका विद्यार्थी इंदौर में था और मैंने ऐसा न्यूयॉर्क में भी हुआ, ऐसा लंदन में भी हुआ, ऐसा विदेशों में तो होता ही है, भारत में भी अक्सर हर जगह होता है। तो वो एक गर्व का क्षण जरूर होता है। ऐसा लगता है कि शिक्षक बन के मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत अच्छा। आज न्यूज वर्ल्ड के स्टूडियो में आने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप जैसे गुरुजन के पैर पड़े, धन्यवाद। और इसी तरह हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। नमस्कार।